गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंश्योरेंस में अपन कर रहे थे कि विभिन्न जो भी बीमा कराए जाते हैं तो उनके भुगतान किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लेम लिया जाता है। तो उसके अंतर्गत विभिन्न अपन ने देखा कि व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में किस प्रकार से दावे का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से परिपक्वता पर दावे का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है एवं दावे की पूर्व शर्तें क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन इसी के कंटिन्यू करते हुए अध्ययन करेंगे कि कोई भी पागल व्यक्ति यदि उसका क्लेम लेना है तो वो किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो क्लेम बाय ल्यूनेटिक। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अतः यदि कोई भी पागल व्यक्ति अनुबंध करता है तो उसे अनुबंध के पालन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी अनुबंध करने के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो एक अनुबंध का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत धारा 11 में भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। भारतीय पागलपन अधिनियम 1913 के अनुसार कोई भी पागल व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है तथा उसके द्वारा किए जाने वाले अनुबंध व्यर्थ होते हैं। इसी आधार पर यदि कोई व्यक्ति बीमा करवाने के बाद पागल हो जाता है तो वह बीमा पत्र की वैध भरपाई नहीं कर सकता है। परिणाम स्वरूप बीमाकर्ता यानी कि निगम पागल व्यक्ति को बीमा के दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता पागल व्यक्ति के दावे का भुगतान उस व्यक्ति को ही करता है जिसे न्यायालय द्वारा उस पागल व्यक्ति की संपत्ति की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है। यदि बीमा पत्र का नामांकित या हस्तांकित भी ल्यूनेटिक है तो उसे भी बीमा के दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसका कारण भी यही है कि ऐसा व्यक्ति बीमा पत्र की वैध भरपाई नहीं कर सकता है। अतः बीमाकर्ता पागल नामांकित तथा हस्तांकित के दावे का भुगतान उसी व्यक्ति को करता है जिसे न्यायालय द्वारा पागल की संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दिवालिये के दावे का भुगतान, क्लेम ऑफ एन इंसॉल्वेंट। यदि कोई व्यक्ति दिवालियेपन का कार्य करता है तो उसे उससे संबंधित अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया जाता है। हमारे देश में 2 दिवाला अधिनियम है। प्रथम महाप्रांतीय दिवाला अधिनियम प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट तथा द्वितीय प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट प्रांतीय दिवाला अधिनियम। जब किसी बीमित को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसके बीमा दावों का भुगतान उस दिवालिया व्यक्ति को नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट किया है या उसको दिवालिया घोषित किया है तो उसके बाद ही उसके बीमा के जो क्लेम है उसका भुगतान रोका जा सकता है। यानी कोर्ट के द्वारा उसको दिवालिया होने पर बीमा कंपनियां उसको बीमे दावे का भुगतान नहीं कर सकती हैं। बीमित जिस अधिनियम के क्षेत्र में आता है उसी के आधार पर निम्नांकित में से किसी एक को भुगतान किया जाता है। यदि किसी बीमित को महाप्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया गया है तो उसके बीमा दावों के भुगतान राजकीय हस्तांकित को किया जाएगा। जो ऑफिशियल असाइनी है गवर्नमेंट के उनको किया जाएगा। यदि किसी बीमित को प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया गया है तो ऑफिशियल रिसीवर यानी राजकीय प्रापक को दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा। किंतु इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है
कि यदि बीमित को प्रन्यासी के रूप में बीमा पत्र के दावे का अधिकार है तो वह उस बीमा पत्र का धन स्वयं प्राप्त करके प्रन्यास बनाए रख सकता है। इस धन को राजकीय प्रापक या राजकीय हस्तांकित अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। बीमाकर्ता यानी निगम बीमा का दावा तभी रोकने के लिए उत्तरदायी है जबकि दावे का भुगतान करने से पूर्व न्यायालय द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई हो। तो ये इस प्रकार से विभिन्न बातों को ध्यान रखते हुए दिवालिये की स्थिति के अंतर्गत बीमा के क्लेम का भुगतान किया जाना संभव होता है। कुर्की का आदेश इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लेम है वो है कुर्की आदेश एवं दावे का भुगतान, अटैचमेंट ऑर्डर एंड पेमेंट ऑफ क्लेम। किसी देय धन के संबंध में कुर्की के आदेश सामान्यतः दो दशाओं में दिए गए हो सकते हैं। जब कोई ऋणी अपने ऋणदाता का भुगतान नहीं करता है तो ऋणदाता द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय ऋणी की संपत्ति पर कुर्की आदेश जारी कर देता है। इसी तरह से किसी अधिनियम के अंतर्गत अधिकार रखने वाला कोई भी अधिकारी सरकारी करों की वसूली करने के लिए कुर्की आदेश जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिकारी कुर्की आदेश जारी कर सकता है। कुर्की का आदेश चाहे किसी भी अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया हो, ऋणी की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता है। बीमा पत्रों पर दावों का अधिकार भी उसकी संपत्ति मानी जाती हैं, अतः बीमा पत्रों के दावों पर भी कुर्की के आदेश लागू होते हैं। अतः बीमाकर्ता ऐसे आदेश के बाद बीमा दावों का भुगतान नहीं कर सकता है। किंतु इस संबंध में दो अपवाद भी बताए गए हैं। यदि ऋणी के स्वयं के जीवन का ही बीमा किया गया है तो उस बीमा पत्र के दावे की कुर्की नहीं की जा सकते हैं। बीमाकर्ता यानी निगम ऋणी के स्वयं के जीवन पर जारी किए गए बीमा पत्र के भुगतान को इस आदेश के अंतर्गत नहीं रोक सकता है। यदि वह ऋणी किसी बीमा पत्र में नामांकित यानी नॉमिनी होने के साथ ही साथ मृतक बीमित का उत्तराधिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि भी हैं तो भी वह उसके दावे का भुगतान नहीं रोक सकता है। तो बीमाकर्ता कुर्की आदेश के आधार पर उन सभी बीमा पत्रों के दावों के भुगतान को रोक सकता है जो ऋणी के नाम हस्तांकित हैं। बीमाकर्ता ऐसे बीमा पत्रों के दावों का भुगतान केवल न्यायालय को ही कर सकता है, यानी कुर्की क्योंकि न्यायालय के द्वारा ही कुर्की लाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जो निगम है वो बीमा पत्रों का क्लेम भी कोर्ट को ही कर सकता है। तो कुर्की आदेश उठा लेने के बाद ही ऋणी उन दावों का भुगतान प्राप्त कर सकता है। जब कुर्की के ऑर्डर वापस ले लिए जाते हैं तभी एक्चुअल जो बीमित है जिसने बीमा करा है उसको उसके क्लेम का भुगतान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोर्ट के माध्यम से ही उसे कोर्ट को ही बीमा निगम अपने उसके क्लेम का भुगतान करने योग्य होता है। तो इस तरह से कुर्की के आदेश एवं उसके दावे का भुगतान बीमा निगम कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे विवादग्रस्त दावों का भुगतान, सहानुभूतिवश या अनुग्रह दावों का भुगतान आदि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।